हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो धीरे धीरे अब करीब आते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको करना क्या है, तो आपको हमने ऑलरेडी ये बात बताई हुई है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और अब आप मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, मिसलेनियस करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अगर आपका कोई चैप्टर मतलब वीक है, कमज़ोर है किसी टॉपिक में, तो उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पे आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस लगा सकते हैं। लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ आपको दिन भर में कम से कम 1 सेट या 2 सेट ज़रूर मैथ्स के सॉल्व करने चाहिए, जिससे मतलब आपके जब आप सेट सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके पास जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वो जो कंसेप्ट है आपका, जो आपने सीखा है पूरे साल, वो आपका बरकरार रहेगा। तो आपको जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस ज़्यादातर यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे तो अपने आप मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे। तो चलिए ठीक है। तो आज हमारा जो क्लास है वो अंसाल पेपर पे आज हमारी पहली क्लास है, यानी कि सेट नंबर 1 को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और सेट ये है 2025 का। सेट का जो कोड है वो है 822 BB। तो 822 BB, अब आप सभी को पता है कि क्लास 10th में लगभग क्या क्लास 10th में 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। 70 नंबर का आपका टोटल जो है वो मैथ्स में जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है, और 30 नंबर आपको पता है कि प्रैक्टिकल होता है। ठीक, तो 70 नंबर में आपको 70 नंबर लाने के लिए ही सोचना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ पास होने के लिए सोच रहे हो। तो जितना अधिक से अधिक मतलब टारगेट आपको हमेशा बड़ा रखना है। अगर आप 70 में 70 के टारगेट रखते हैं तो आ भी सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चों का आता भी है, तो आपका भी आ सकता है। तो 70 में से 70 ही आप अपने दिमाग में हर वक्त हमेशा ये अपने दिमाग में रख के रहिए कि आउट ऑफ 70 में से आउट ऑफ 70 नंबर लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? सेक्शन ए। देखिए, ये जो पेपर है वो शायद 3 या 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। ये पेपर जो है वो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, और टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 20 सेक्शन, यानी कि टोटल 2 सेक्शन में हमारे पेपर बटा हुआ है। ठीक, तो जो पहला वाला सेक्शन होगा सेक्शन ए, इसमें 20 क्वेश्चन आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन बी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 822 BB 2025 का ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई देगा। हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आपको फिर भी क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई देगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल बी, यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम मतलब योग क्या होता है। ऑप्शन है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक सही होगा। तो कौन सा आंसर सही है तो लगा के आपको समझाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ जो है क्वेश्चन के ऊपर ऐसे मतलब क्वेश्चन देखें, हाँ बता दें ये आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन को लगाएंगे, समझाएंगे, उसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता देते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो रूट में होता है, यानी कि उसका वो रूट उसे p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इरेशनल नंबर होता है वो रूट में होता है। ठीक है, रेशनल नंबर रूट में नहीं होता है, इरेशनल नंबर रूट में होता है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q बोलने का मतलब होता है जिसे हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो और यहाँ पे जो p और q होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक, p और q क्या होंगे? p, q जो होंगे हमारे वो इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, वो हमेशा रूट में होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनका
ना तो स्क्वायर रूट निकल पाता हो, यानी कि जब हम लोग पेयर बनाने जाते हों तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा नंबर रह जाता है जिसका पेयर नहीं बन पाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अगर हम डेसिमल की बात करें तो जो डेसिमल टाइप होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर्स हिंदी में बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। और ये जो है हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो दो टाइप का होगा, एक होगा विद डेसिमल, दूसरा होगा विदाउट डेसिमल। जो विद डेसिमल होता है उसमें हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आते हैं, और जो हमारा विद डेसिमल होता है उसमें हो जाएगा हमारा तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है मतलब सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कह रहा है द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल बी, यानी कि एक रेशनल नंबर, हिंदी में रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। ऑप्शन है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होगा वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, तो जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही है, इसमें डी सही है। तो देखिए एक रेशनल नंबर प्लस जो इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिल के आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। क्या आएगा? इरेशनल नंबर आता है। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों आता है इरेशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं आप सभी को पता है, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पी और क्यू होने चाहिए वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि इंटीजर फैमिली से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से आने चाहिए पी और क्यों, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक। अब जो रेशनल नंबर होता है वो दो टाइप का होगा, एक होगा विद डेसिमल, यानी कि जो रेशनल नंबर होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा विद डेसिमल यानी कि दशमलव के साथ रेशनल नंबर, विद डेसिमल रेशनल नंबर, और एक होगा विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। कौन सा? विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। ठीक। तो जो हमारे विद डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कहते हैं इसको। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसाद, शांत दशमलव प्रसाद। ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं विद डेसिमल वाले। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अनोसानी आवर्ती बोलते हैं इसको। तो ये दो टाइप के हमारे रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2.4, यानी कि जिसमें दशमलव जो है डेसिमल जो है 2-3 अंक के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी कि फिक्स टाइम पे डेसिमल लगा होगा, ये नहीं कि उसके बाद नंबर बार बार रिपीट करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नंबर बार बार रिपीट करेगा 3.4444 ऐसे, 5.5555 ऐसे, या 3 नंबर यानी कि 3 डिजिट भी रिपीट कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है नंबर सिस्टम करके चैप्टर 9th क्लास का पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपको समझ में आएगा। और जो हमारा विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर होगा उसमें हमारे आते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद आएगा होल नंबर,
और उसके बाद आता है इंटीजर। ये 3 ऐसे नंबर होते हैं, ये भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं जिनमें दशमलव लगा नहीं होगा, यानी कि विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। अब जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो कौन सा नंबर होगा? वो होगा एक तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो। दूसरा नॉन परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, मतलब नॉन परफेक्ट क्यूब वाला भी होता है। दूसरा आ जाएगा नॉन परफेक्ट क्यूब, जो हमारे नंबर होते हैं, यानी कि जो पूर्ण घन ना हो, यानी कि एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर होता है और वो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि जितने डिजिट को लेकर पेयर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। कम से कम एक आध नंबर, एक आध डिजिट ऐसे रह जाते हैं जो अपने उस रिक्वायरमेंट, मतलब जितने डिजिट का पेयर बनाना होता है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो रूट के अंदर रह जाते हैं। यानी कि जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो रूट में होता है। किस में होगा? वो रूट में होगा। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ETC। और जो डेसिमल में भी एक नंबर, मतलब जो एक इरेशनल नंबर होता है वो डेसिमल में भी होता है। तो जो डेसिमल वाला इरेशनल नंबर होगा वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल विद डेसिमल, ऐसे कह सकते हैं कि विद डेसिमल इरेशनल नंबर, विद डेसिमल इरेशनल नंबर। इसमें हमारे हो जाते हैं कौन से? इसमें हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारे, मतलब ये हमारा जो एक डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो रूट वाले सारे नंबर जिनका, मतलब जिनमें जो नंबर है, जो डिजिट है वो रूट से बाहर नहीं आ पाता है, उन्हें हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और डेसिमल की बात करें तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो हमारे नंबर्स होते हैं वो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 2। देखिए 2 ये क्या है? होल नंबर है, या इसको इंटीजर भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। जब इसमें √3 को जोड़ते हैं तो जो आंसर आएगा वो 2 + √3 ही होगा। तो जो ये रिजल्ट आया है वो एक इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे ये रेशनल था, यहाँ पे इरेशनल है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होता है। तो इसमें हमारा इरेशनल नंबर आंसर सही होना चाहिए। सही होना क्या चाहिए? सही है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल जोड़ने के बाद हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर मिलता है। एक बार फिर से समझा देते हैं। जब भी रूट वाले संख्या को जोड़ते हैं तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों नंबर पे रूट लगा होना चाहिए और रूट के अंदर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो रूट के बाहर की चीज़ों को जोड़ लेते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से अपनी फुल लेंथ वाली क्लास में बताई हुई है। तो ये पहला क्वेश्चन था, और साथ ही साथ उसके पीछे जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको जानना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे बताया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 156 विल बी, यानी कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे और क्वेश्चन भी आपको नीचे दिख रहा होगा। तो 156 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यानी कि सेक्शन ए का जो है, जो खंड ए है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि जो 156 है इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है? प्राइम नंबर से जो है यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं लेके इनको हम काटेंगे। तो 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसको ऐसे जो है काट लीजिए। ये आपका रफ वर्क हो सकता है, या अगर आप फेयर में भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 7 जा 2 8 जा हो गया, और फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा हो गया, 2 9 जा हो गया, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, ये 3 1 जा हो गया, 3 3 जा हो गया। ठीक, उसके बाद ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये आप चाहो तो इसको रफ वर्क कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो 156 आया है वो आपका आया है 2 × 2 × 3 इंटू में 13 आ गया है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 इंटू में 13। तो ये आपका जो आया है वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, इसमें से जो है आपका है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो सेकंड वाला जो है आपका इसमें सही है, तो दूसरे का दूसरा सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ़ 3x + 5y / 3x - 5y = 7/3 देन द वैल्यू ऑफ x रेशियो y विल बी। यानी कि हमको एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें लिखा गया है 3x + 5y / 3x - 5y = 7/3। तो हमसे x और y के बीच जो रेशियो वो हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक हमारे पास है 3x + 5y और अपान में यही चीज़ सेम है, बस नीचे माइनस लग गया है, और ये हमारा है 7/3। तो हमसे पूछा है x रेशियो y। तो इस सवाल को दो प्रकार से लगा सकते हो। एक हम लोग लगा सकते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल से, या फिर दूसरा हम लोग लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 3 का 3 में होगा तो 9x आ जाएगा, और प्लस में 3 का 5 में होगा तो 15y हो जाएगा, इक्वल टू 7 का इसमें होगा तो कितना आ गया 21x हो गया, और 7 का इसमें होगा तो माइनस में 35y हो गया। अब x को x की तरफ ले आएंगे और y को y की तरफ लेके जाओ। बस याद रहे कैसे करते, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9x और माइनस में 21x = माइनस में 35y, और ये प्लस 15 उधर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस में 15y। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 9x में से 21 यहाँ पे सॉल्व कर देते, हो सकता है उधर दिखाई ना दे नीचे। तो यहाँ से बताइए 9x में से 21x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट की है। तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो 9 में से 21 निकालेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना 12। तो इधर आ जाएगा माइनस में 12x, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 12x। तो यहाँ हो गया माइनस में 12x और इक्वल टू, इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि सेम साइन अब हमेशा जो वो जुड़ जाता है। तो 35 5 40 10 50 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इधर 50y। अब इधर का माइनस उधर का माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा 12x = 50y। तो यहाँ से बताना x = कितना आ जाएगा, तो x जो x अपान y, सॉरी y को इधर ले आएंगे तो 12 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50 बटे में कितना 12। काट दो इसको, 2 से कट जाएगा ये तो 25 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x रेशियो y = 25/6 आ जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। तो 25/6 कौन सा यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 विल बी। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, उसके डिस्क्रिमिनेंट को पूछ रहा है, उसके विवितिकर को पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रखा है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 और इक्वल टू है 0। इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विवितिकर, हिंदी में बोलते हैं विवितिकर, जिसे हम लोग डी से दिखाते हैं। और डी का जो फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट d = b² माइनस में होता है 4ac। तो इसको जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये d है, d का फार्मूला, इसी में हम b, a और c की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक बार लिखते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 3x²। तो देखिए क्या है, हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² माइनस में 6x प्लस में 1 और अपान में 3 आएगा, और अपान में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 0। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी,
जो b जो कि x का कॉफिशिएंट है वो -6 आएगा और c की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इसको कंपेयर करके इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को उठा के अपने उस डिस्क्रिमिनेंट वाले d वाले फार्मूले में रखेंगे। तो d हमारा इसके बराबर है, यहाँ पे रखिए। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b हमारा -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a 9 है इंटू c 1 है तो -6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 -36 का 1 में करेंगे तो 9 4 9 या 36 का 1 में 36 तो d का मान आ जाएगा हमारा 0। तो 0 निकल के आ जाता है d का मान। तो इस तरह से हमारा ये है हो जाता है क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते अपने 5वें वाले क्वेश्चन की तरफ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 5वां में हमसे कह रहा है कि एक टेबल दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है और इस गिवन डेटा का हमें निकालना है मोड मीन, सॉरी क्या निकालना है, मीन यानी कि माध्य निकालना है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल दिया गया है और मीन फ्रीक्वेंसी दिया गया यानी कि बारंबारता दी गई है। तो इधर वर्ग अंतराल है, इधर बारंबारता है और हमसे मीन पूछा गया। आप सभी को पता है कि मीन निकालने के 2 तरीके होते हैं, सॉरी 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है हमारा कौन सा कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे क्योंकि छोटा सा सवाल है और डेटा भी यहाँ पे छोटे छोटे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्लास इंटरवल के क्वेश्चन आते हैं तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल होता है इसमें ये जो आगे लिखा होता है इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और बाद वाले को बोलेंगे अपर लिमिट। फिर देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसमें एक बात ध्यान में रखना होता है कि अगर कभी भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आता है तो जो हमारा अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले के लिए लोअर लिमिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 4, हिंदी में बोलेंगे इसको उच्च सीमा, तो उच्च सीमा का मान 4 है, अपर लिमिट का वैल्यू 4 है। तो अगले स्टेप में जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट का काम करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना होगा और अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ देना होगा, तब हमारी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट के लिए लोअर लिमिट का काम करने लगती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में जो अपर लिमिट है वो अगले के लिए लोअर लिमिट बन रही है। देखिए यहाँ पे 4 है अपर लिमिट तो यहाँ पे वो लोअर लिमिट बन गई, यहाँ पे 6 है अपर लिमिट तो वहाँ पे यहाँ पे ये लोअर लिमिट बन गई। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको एक बार यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है, तो क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी क्लास इंटरवल देता है तो वो टर्म नहीं होता, वो जो हमारा पद होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पद को निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टर्म होगा, जो मतलब डेटा होगा, या पद बोल सकते हो या फिर टर्म भी बोल सकते हो, हिंदी में यहाँ पे लिख दिया टर्म भी बोल सकते हो। क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो 4 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 4 10, डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 5। अब देखिए क्या करते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है उसी को जोड़ते चले जाओ। जैसे कितने का डिफरेंस था 2 का, तो अब हर जगह 2 का ही रहेगा तो जोड़ो। तो यहाँ पे एक मतलब एक को जोड़ के 2 से भाग कर लो, बाकी चाहो तो हर जगह जोड़ के 2 से भाग करो, या फिर इनके बीच जो गैप है उसी गैप को मेंटेन करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। तो यहाँ पे 3 था, अब कितने का गैप था उधर 2 का, तो 3 2 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 7 2 9 हुआ और 9 2 11 हुआ। देखो यहाँ पे 12 10 22, 22 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11। तो इस गैप को इसमें जोड़ते चलो, किसी एक टर्म को निकालने के बाद ऊपर वाले पहले टर्म को निकालने के बाद गैप को जोड़ते चलो, या फिर सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक और टर्म निकालना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स। फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे किससे, एफ से दिखाएंगे, और जो हमारा टर्म है उसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, एक्स से दिखाएंगे। अब हम एक टर्म और बनाएंगे एफ इंटू, सॉरी एक कॉलम और बनाएंगे एफ इंटू एक्स का। तो एक कॉलम और बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 3 6 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, और 7 7 49 आ गया, और इधर 9 3 27 आ गया, और 11 चौक 44 आ गया। अब क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स को जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। यह बन जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स। ठीक, तो जोड़िए इसको, 7 4 11, 11 9 20, 20
के 0 हासिल कितना आ जाएगा 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, यहाँ पे 1 मिनट गलत हो गया, 7 4 11, 11 9 20 और 20 6 26 के 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, 26 का कितना आ जाएगा 6, 6 को जोड़ना भूल गए थे तो 26 के 6 आ जाएगा यहाँ पे, और हासिल जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 146 आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 4 3 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 2 20 आ गया। अब हमें पता है कि जो मीन हमारा होता है, जो मीन होता है हमारा, हिंदी में माध्य बोलते हैं, जिसे एक्स बार से दिखाते हैं, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। तो वैल्यू रख देंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 146 बटे 20, काट देंगे इसको, 2 दहा में 20 और 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.3, तो 7.3 एक्स बार की वैल्यू आएगी, यानी कि जो मीन निकल के आएगा वो 7.3 आएगा, 7.3 आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो वो ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम है ABC, और इसमें AB और AC साइड पे जो है को जोड़ती हुई एक लाइन खींची गई है, लाइन सेगमेंट DE यानी कि रेखाखंड, और ये है 1.5 सेंटीमीटर यानी कि AD है, और ये 3 सेंटीमीटर की दी गई है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा गया है क्या, इन अ ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC गिवन दैट है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है, गिवन दैट है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, DE BC के पैरेलल है, और AD जो है वो 1.5 है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हमसे कह रहा है कि AC क्या होगा, AC की लेंथ पूछी हमें, टू फाइंड AC इज इक्वल टू व्हाट, तो AC की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी दो भुजाओं को जोड़कर, ठीक, दो भुजाओं को जोड़कर एक रेखाखंड खींची जाती है, और वो जो रेखाखंड है वो अगर तीसरी भुजा के समांतर है, तो वहाँ पे हम लोग BPT थ्योरम यूज़ करते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये जो क्वेश्चन है वो BPT थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों को मिलाकर एक रेखा खींची गई है, दो साइडों को जोड़ती हुई एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट खींचा गया है, जो कि ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या है वो पैरेलल है। देखिए ना, DE जो कि वो लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों लाइन को जोड़कर खींचा गया है, मतलब इन दोनों साइडों पर दो पॉइंटों को जोड़कर जो है DE लाइन सेगमेंट को खींचा गया है, और जो DE लाइन सेगमेंट होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड BC के पैरेलल है। ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो हम लोग एक थ्योरम यूज़ करते हैं, थ्योरम का नाम है BPT थ्योरम। क्या, BPT थ्योरम, थ्योरम का नाम है BPT, पूरा नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसमें क्या होता है, जिसमें 3 प्रकार के रिजल्ट होते हैं। पहला, AD अपान में BD या DB इक्वल टू AE अपान में EC होता है, ये पहला रिजल्ट होता है। दूसरा ये होगा, दूसरा क्या होगा, AD अपान में AB इज इक्वल टू AE अपान में AC, और जो तीसरा रिजल्ट होता है वो ये होता है, DB अपान में AB इज इक्वल टू EC अपान में AC। ये तीनों रिजल्ट होते हैं, और इसी एक रिजल्ट की सहायता से ये दोनों रिजल्ट बनाए गए हैं। इसमें एक बार एक एक जोड़ दिया जाता है, फिर उलट के एक बार एक जोड़ देते हैं, ये दोनों रिजल्ट बन जाते हैं। ये इसमें है क्या, इसमें दोनों छोटे छोटे टुकड़े लिए गए हैं, ये वाला इसके अपान में जाएगा, ये वाला इसके अपान में जाएगा, उसके बाद एक छोटा वाला, फिर बड़ा वाला,
फिर छोटा वाला पार्ट, फिर बड़ा वाला पार्ट, दो छोटे छोटे पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए AD ये छोटा वाला पार्ट अपान में AB बड़ा वाला पार्ट। तो इस तरह से 3 रिजल्ट बनते हैं। अब हमें AC चाहिए था, तो AC हमारे यहाँ पे 2 जगह आ रहा है। अगर पहला वाला लगाते हो तो वही जोड़ना पड़ेगा हमें, जो कहो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला वाला ही लगा लेते हैं। पहले वाले में क्या है, AD अपान में BD। AD हमारे पास कितना है, 1.5 है। अगर हम लोग पहले रिजल्ट से काम करते हैं तो AD की वैल्यू 1.5 हो गई, अपान BD कितना निकल के आ रहा है, BD हमारा 3 है, बराबर AE कितना है, AE तो AE की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2, अपान AC कितना है AC कह रहे हैं, सॉरी EC, क्योंकि पहला रिजल्ट लगा रहे हैं ना, दोनों तीनों में से कोई लगा दोगे सबसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो EC जो है वो हमारा कितना है, हमको नहीं पता। EC को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। जब को हमको चाहिए AC और हम निकाल रहे हैं EC, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 3 से काटेंगे, दशमलव में 5 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, तो जो EC होगा और इंटू में 0.5 होगा, ये 0.5 है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 2 के बराबर हो गया। तो बताना हमारा EC किसके बराबर हो जाएगा, तो EC हो जाएगा 2/0.5। तो यहाँ से दशमलव को हटा लेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 10 से गुणा कराएंगे ऊपर और 10 से गुणा कराओ नीचे, तो बन जाएगा 20 बटे कितना 5, काट देंगे कितना आ जाएगा 4। तो जो EC की वैल्यू आई है वो 4 के बराबर आई है, बट हमें EC नहीं चाहिए, हमको चाहिए AC। तो यहाँ पे फिगर में देखिए AC इज इक्वल टू AE प्लस EC, यहाँ पे लिखेंगे B कॉस जो हमारा AC है, जो AC है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें हमारे 2 आ रहे हैं, एक A से लेके E तक आ रहा है, प्लस दूसरा E से लेके C तक आ रहा है। देखिए ना, EC AE प्लस EC आ रहा है। अब AC की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, AE कितना है 2 है, AE कितना है 2 है, प्लस EC कितना निकल के आया है 4। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6, यानी कि जो AC की वैल्यू आएगी वो 6 के बराबर होगी। तो ऐसा लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर इससे लगाना चाहो तो इससे भी डायरेक्ट लग सकता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट लगा सकते हैं, इस वाली रिजल्ट से डायरेक्ट लगा लेंगे। देखो कैसे, देखो AD कितना है, AD 1.5 है, बटे AB कितना है, AB दोनों को जोड़ना कर, देखो जोड़ना तो यहाँ पे भी पड़ेगा, जोड़ना तो वहाँ पे भी पड़ा है। तो हमें लगा कि जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो कोई भी रिजल्ट लगाओगे जोड़ना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए उसी से काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 रिजल्ट लिखेंगे, तीनों से भी लगा सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6। एक बार चेक करते हैं 6 आ रहा कि नहीं आ रहा है कि ऑप्शन में 6, यहाँ पे छठा है क्वेश्चन, ठीक है 6 ही आएगा, ठीक है। तो 6 आ गया यहाँ पे हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट दिए गए उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है कि 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 के बीच की डिस्टेंस निकालने का एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, जो कि होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, x2 माइनस x1 बोलो या फिर x1 माइनस x2 बोलो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने से जो निगेटिव भी अगर आता है, आगे पीछे करने से निगेटिव भी आने का डर रहता है, लेकिन स्क्वायर करने से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, पॉइंट हमारे पास 2 है, एक पॉइंट है हमारा 2,3 है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कौन सा, 4,1। तो 2,3 है एंड 4,1 है। तो 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो रूट के अंदर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक, यही फार्मूला होता है। तो देखिए रूट के अंदर पहले ब्रैकेट में x1 y1 होता है, ये x1 हो गया कामा y1 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में होता है x2 कामा y2। तो वैल्यू रख देंगे, x1 का मान 2 है माइनस x2 का मान कितना है 4 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में y1 का मान 3 है और माइनस y2 का मान 1 है, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। 2 में से 4 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 2, और माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 आ गया, 2 का
स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, और -2 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में 4 आ जाएगा, और 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 का जो वर्गमूल होगा वो 2√2 होगा। तो यानी कि इन गिवन दोनों पॉइंटों के बीच के जो डिस्टेंस थी वो 2√2 निकल कर आ रही है। तो देखिए 2√2 है इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + m = 0 आर इक्वल, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, और इसके जो रूट्स हैं यानी कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं, यानी कि x के जो मान आएंगे वो दोनों इक्वल हैं, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ m विल बी, तो m का मान क्या होगा। तो देखिए ये तो एकदम सीधे इस मतलब जो है सूत्र पे लगने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक हमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 12x 3x² - 12x प्लस में m = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो इक्वल हैं, हमें दिया है, हमें क्या दिया है, गिवन दैट। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट इक्वल होते हैं, हिंदी में इसी बात को लिखते हैं कि समीकरण के मूल बराबर हैं। तो कंडीशन है देन इफ रूट्स आर इक्वल देन d = 0। तो जो d का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। d हमारा क्या होता है, d का फार्मूला है b² - 4ac, और ये 0 के बराबर होगा। इस -4ac को उधर ले जाके कभी कभी d² = 4ac भी बोला जा सकता है। लोग बोलते हैं कि जब रूट इक्वल होता है तो d = b² - 4ac जो है इसको डायरेक्ट बोला जाता है b² = 4ac की, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हो या b² = 4ac भी कह सकते हो। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से जो x² का गुणांक होगा, देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होगा, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, ये x है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो जो x का गुणांक होगा वो b होगा, जो x² का गुणांक होगा वो a होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना है बताना। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा a निकल के आएगा वो 3 है, जो b निकल के आएगा वो -12 है, और जो c निकल के आएगा वो m है। इन तीनों वैल्यू को यहाँ उठा के रख दो। b का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4 a का मान 3 है, इंटू c का मान कितना है, m है, और बराबर में हो गया 0। तो -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, सॉरी प्लस में 144 होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में 144 माइनस, इस प्लस को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आगे प्लस लगाते नहीं है। तो 4 3 12 m आ जाएगा, और बराबर में कितना आ गया 0। तो 144 यहीं रहने देते हैं, और इस -12m को उधर भेजेंगे तो 0 से जुड़ेगा तो आ जाएगा 12m। तो बताओ ना m बराबर कितना आ जाएगा, 144/12। तो m का मान निकल के कितना आ जाएगा 12। तो 12 जो है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 12 सी ऑप्शन सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, सब आसान है बिल्कुल, क्लास 10 में मैथ्स एकदम बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंसेस ऑफ AP 3 1 -1 -3 विल बी। एक AP दिया है, यानी कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, हिंदी में कहे तो एक समांतर श्रेणी दिया गया है, उसकी कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर का मान पूछ रहा है। तो AP कौन सा है, तो हमारे पास जो AP है वो है 3, AP का फर्स्ट टर्म 3 है, 1, उसके बाद -1, फिर -3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। आप सभी को पता है कि जो सर्वांतर D होता है, यानी कि D कॉमन डिफरेंस, D मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में सर्वांतर कहा जाता है, वो होता है A2 माइनस में A1, या फिर A3 माइनस में A2, या फिर A4 माइनस में A3, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर देते हैं तो निकल जाता है हमारा D। तो रख देंगे यहाँ से D। A2 मतलब गिवन AP का सेकेंड टर्म 1 है, माइनस
A1 3 है, तो जो D का मान आएगा वो आएगा -2। इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 था, हम इसको 9 समझ बैठे हैं, तो अब फिर से जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि HCF ऑफ 15 एंड 25 इज 5, देन द एलसीएम विल बी। दो नंबर होते हैं, उनका एलसीएम और HCF करके दिया होता है, तो एक नंबर पूछता है, या दोनों नंबर देके एलसीएम HCF में से कोई एक चीज़ देगा तो एलसीएम पूछेगा या HCF पूछेगा, यही करता है। तो हमारे पास जो है दो नंबर के एलसीएम और HCF दिए गए हैं, तो जो HCF है लिख दे रहे हैं, जो HCF है वो कितना है, दिया गया है 15 है, और जो एलसीएम है, ठीक है, HCF ऑफ 15, अच्छा एलसीएम हमसे पूछा है, एलसीएम हमसे पूछा है। एक मिनट फिर से जो है यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। देखिए कह रहा है कि द HCF ऑफ 15 एंड 25, हमारे पास दो नंबर हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये गलती से जो है हम 9 नंबर को 10 नंबर बोल दिए और 10 को 9 नंबर बोल दिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले जो लगाए थे वो क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि HCF ऑफ 15 एंड 25 इज 5, यानी कि दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं, एक 15 है दूसरा 25 है, उनका जो HCF है वो 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है दो नंबर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास है कितना 15 है, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा है 25, और जो HCF दिया गया है वो है 5। तो हमसे पूछा एलसीएम इक्वल टू क्या है, ये सब एकदम लल्लू सवाल हैं, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू पूछा गया है क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे लिखते हैं, एक फार्मूला होता है, फार्मूला है एलसीएम इंटू में HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना है नहीं पता है, एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं, इंटू HCF कितना है 5, फर्स्ट नंबर 15 इंटू 25। तो बताना यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारा क्या 15 इंटू 25 अपान में 5, काट दो इसको, 5 आ गया, तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 75। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो है वो सही है, हमारा बी वाला सही है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हाई स्कूल के एग्ज़ाम में, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तो एकदम मजाक बना दिया गया है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि इफ़ tan a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू कॉस ए, यानी कि एक ट्रेग्नो की वैल्यू दे के, ठीक है, एक ट्रेग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी गई है और हमसे कुछ ट्रेग्नो देख के उनको मतलब मल्टीप्लाई करके वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने दिया गया है, हमें दिया गया है क्या कि जो tan a है वो 1 के बराबर है, tan a इक्वल टू 1, जहाँ पे वो a जो वो एंगल है, और हमसे पूछा गया है क्या, देन फाइंड द वैल्यू 2 sin a इंटू में cos a, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मेथड नंबर 1, tan a बराबर 1 दिया गया है, tan a इक्वल टू 1, 1 को लिखो 1 अपान 1। अब tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर और अपान में बेस, इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान में 1। तो कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इक्वल टू आ जाएगा 1। वैसे 1 नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो दे गए हैं, 1 रेशियो k मानते हैं, अभी आगे वो k कट जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है k नहीं मानते हैं। NCERT के हिसाब से चलेंगे तो इसको मानना पड़ता है ये 1k है और ये 1k है। अगर ये जैसे 2/3 लिखा होगा इसको 2k मानोगे, इसको 3k मानोगे। लेकिन फिर से वही है कि जब यहाँ पे अभी साइन और कॉस की वैल्यू निकालने जाओगे, अभी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, वैल्यू निकालने जाओगे जब आप, तो फिर से k से k कट जाएगा, इसलिए मानना जरूरी नहीं है। तो ऐसे मान लेंगे तो p और ये आ जाएगा, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे,
ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल में ये ए नहीं होगा क्योंकि एंगल ए लिया गया है, तो हमें जो है ए यहाँ पे रखना होगा और यहाँ पे रखना होगा बी, क्योंकि जो एंगल लिया जाता है उसके सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होता है। तो एंगल ए को यहाँ पे लिया गया है, तो ए को यहाँ रखेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये इस ए के सामने ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस भी कितना है 1। अब निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये मान लो सी है तो ए सी निकालेंगे, यानी कि हम लोग एच निकालेंगे। आप सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एच का बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच बराबर होगा रूट के अंदर पी का स्क्वायर प्लस में क्या बी का स्क्वायर, तो रूट के अंदर पी का स्क्वायर, पी है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा √2। अब जो वैल्यू पूछ रहा हूँ वहाँ उठा के रख दो, काम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे रख देंगे सीधा 2 इंटू साइन ए बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है और अपान हाइपोटेनस कितना है रूट में 2 है, इंटू कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 1 है और हाइपोटेनस कितना है √2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपान में 2, क्यों, क्योंकि सेम रूट का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये रहा पहला वाला तरीका। ठीक, तो इस तरह से करेंगे, ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा ये तरीका जो वो बिल्कुल ही आसान है, आपके एग्जाम के पर्पज से यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1 है और a यहाँ पे एंगल है। इसको ऐसे सोचो, tan के कितने का मान 1 होता है, तो आप सभी को पता है कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ पे ट्रेग्नो लिखा है, इसको भी ट्रेग्नो के फॉर्मेट में ले आके कंपेयर कर सकते हो। ऐसे एक नंबर को एक ट्रेग्नो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, इधर भी एक ट्रेग्नोमेट्री बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे, tan a इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हो tan 45। अब देखो कंपेयर कर लो, tan से tan कंपेयर हो जाएगा या कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा a बराबर 45 डिग्री। तो अब इस a की वैल्यू को जो है यहाँ पे हर जगह उठा के रख दो, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू साइन ए की जगह 45 इंटू कॉस ए की जगह 45, तो 2 इंटू साइन ए यानी कि 1/√2, क्योंकि साइन 45 है जिसका मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 वो भी होता है 1/√2। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कराओगे 2/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया 1। इस तरह से कर लेंगे। क्या यार, एकदम आसान सवाल पूछ रहे हैं आजकल ये लोग हाई स्कूल के पेपर में, मजाक बना दिए हैं। तो चलिए ठीक है, फिर जो है अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, इतना तब तक आप लोग पढ़िए और बिल्कुल ही आसान पेपर आता है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इसको कर सकते हैं। बस मेहनत से थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करिए और क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।